हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक मात। कहते हैं हर जीवित प्राणी की मृत्यु का समय, स्थल और कारण निश्चित होता है। अगर सचमुच ऐसा ही होता है तो दिन के तीसरे पहर इस समय में विकास नगर के जंगलों के बीचों बीच इस स्थान पर भोकाल की मृत्यु आ गई है। और उसकी मृत्यु का कारण बन रहा है ये भयानक बवंडर, जिसमें भोकाल के साथ साथ सैकड़ों घातक सामान घूम रहे हैं और उससे टकराकर उसे मृत्यु के और नज़दीक ले जा रहे हैं और देने जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी को मात। भोकाल सीरीज़ के नियमित पाठक जानते हैं कि इससे पूर्व प्रकाशित विशेषांक मोहरा में गरुण राज ने भोकाल को कैसी ज़िंदगी को मौत देने वाले इस बवंडर में फंसा दिया था। लेकिन जब तक जीवन न जाए, जब तक मौत ना आए, तब तक भोकाल जैसे महाबलियों का दिमाग मात नहीं खाता। इस बवंडर के घूमने की गति पहले से कम हो गई है, यानी प्राकृतिक बवंडर की तरह ही इस बवंडर ने भी कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाना। लेकिन ये कुछ समय ना जाने कितनी देर का होगा और फिर पता नहीं मैं उस समय को देख भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि इस बवंडर में मेरे साथ घूमती घातक वस्तुएं तो मुझे इसी समय मार देने पर तुली हुई हैं। ओह, अच्छा हुआ तेजी से घूमकर मेरी तरफ आते उस बड़े पत्थर के बीच में वृक्ष का वह तना आ गया, वरना मुझसे टकरा गया पत्थर निश्चित ही मेरा कचूमर निकाल देता। अरे, उसे दिखाई दे गया था बचने का एक रास्ता। अगर वृक्ष का यह तना मुझे एक मुसीबत से बचा सकता है तो हज़ारों मुसीबतों से भी बचा सकता है। बिल्कुल बचा सकता है, लेकिन तब जब मैं उसमें बनी उस खोखली जगह में घुस जाऊं। और चूंकि यह तना एकदम मेरे पास ही है, इसलिए मुझे इसके खोखले हिस्से में घुसने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। भोकाल ने अपने शरीर को तेज़ी से उस मोटे तने के खोखले हिस्से में ढकेल कर उसे सैकड़ों मुसीबतों से बचा लिया। पड़ाक पड़ाक। उफ, सही समय पर मुझे यह बचाव का रास्ता सूझ गया। अब मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए अब मैं आराम से आने वाले उस समय की प्रतीक्षा कर सकता हूँ जब समाप्त हो इस बवंडर की संपूर्ण शक्ति। वह समय जल्दी आया। बवंडर के समाप्त होने के साथ ही अन्य वस्तुओं के साथ वह तना भी नीचे गिरा जिसमें भोकाल मौजूद था। उफ, मेरी हर शक्ति के साथ आज मेरा दिमाग भी मात खा जाता तो मृत्यु जीवन पर विजय पा गई होती। परंतु मौत पर विजय पा लेने की खुशी में मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि गरुणराज अंकित को ले जाकर मुझे जो मात दे गया है, अंकित को वापस लाकर मुझे उस मात को अपनी विजय में बदलना है। परंतु इस समय मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऋषि योगेश्वर ने अंकित को गरुण कुमार को बाढ़ मारने के लिए क्यों कहा, और मृत गरुण कुमार का शव आपने कहाँ गायब कर दिया। कोई और समय होता तो ऐसे अनगढ़ प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें हमारे क्रोध की अग्नि मिलती। परंतु गुरु योगेश्वर भोकाल के दुश्मन है, ये जानने के लिए पढ़ें लघु घाती, जो कि आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस समय हमारे सबसे प्रिय शिष्य राजकुमार अंकित मोहन के प्राण संकट में हैं, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि तुम जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हो और जिन घटनाओं की तुम बात कर रहे हो, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। जिस दिन की यह घटना है उस दिन हम अपने एक ऋषि मित्र की कन्या के विवाह में गए हुए थे। मुझसे शत्रुता रखने वाले ऋषि योगेश्वर ऐसे समय में निश्चय ही मुझसे असत्य नहीं बोल सकते। तो क्या अंकित ने मुझसे असत्य बोला? चक्कर क्या है, ये तो योगेश्वर और अंकित को आमने सामने करने से ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अंकित के गरुणराज द्वारा ले जाने की सूचना महारानी को देने वापस राजधानी लौटना है। राजधानी वापस लौटते भोकाल के पास समय बहुत कम था, क्योंकि प्रतिशोध की आग में जलता गरुणराज अंकित को सूर्य की कक्षा में छोड़ चुका था। इसके शरीर पर चढ़ा आवरण सूर्य के कम ताप से बचाकर इसे उस भीषण ताप तक ले जाएगा जहाँ ये इस आवरण समेत पलक झपकते ही राख में बदल जाएगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया गरुणराज। इस बालक से प्रतिशोध लेने में समय व्यर्थ करने से अच्छा ये होता कि तुम गरुण कुमार व उसके मृत शरीर की तलाश करते। तुम तो जानते ही हो कि कुमार के शरीर में जीवन दायिनी मणि स्थापित है, जिसके प्रभाव से कुमार के शरीर में आत्मा 3 दिनों तक कैद रहती है। अगर उन्हें 3 दिन में ढूंढ लिया जाए तो मणि के प्रभाव से उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। क्षमा करें गरुण गुरु, हमने पृथ्वी के कोने कोने में अपने पुत्र की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तभी विवश होकर हम इसे उठाकर लाए हैं, पृथ्वीवासियों को यह दर्शाने के लिए कि जब किसी का प्रियजन मरता है तो कितना दुख होता है। उफ, अपने पुत्र की मृत्यु के दुख ने गरुणराज को तोड़ कर रख दिया है।
अपने शिष्य गरुणराज की आंखों में आंसू देखकर गरुण गुरु भी तड़प उठे थे, जबकि यहाँ पृथ्वी पर तड़प उठा था भोकाल, अपने सामने पड़े रानी मोहिनी और सेनापति प्रवीण सिंह के शव को देखकर। उफ, किसने किया ये? कौन है इनका हत्यारा? वही गरुणराज जिसने इस राज्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। परंतु इन्हें समाप्त करने के गरुणराज के मंसूबे पर पानी फेरा जा सकता है। मित्र, इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। कैसे? गरुण मानवों में एक अद्भुत शक्ति है। उनकी शक्ति के प्रभाव से जो भी प्राणी मरता है वे उसे पुनः जीवित कर सकते हैं, और ऐसा वे करते हैं एक विशेष मणि से। अगर तुम गरुण लोक जाकर उस मणि को लेकर आ जाओ तो इन्हें जीवित किया जा सकता है। लेकिन गरुण लोक से उस मणि को लाना इतना आसान नहीं है। मैं गरुण लोक से उस मणि को लेकर आऊँगा, साथ ही राजकुमार अंकित को भी लेकर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे गरुण लोक की चप्पे चप्पे पर तबाही का खेल क्यों न खेलना पड़े। क्षमा करना मित्र, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी चमत्कारी ढाल की सहायता से उड़कर गरुण लोक पहुंच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। वहाँ सिर्फ पंखों की सहायता से ही उड़कर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि पंखों को छोड़कर उड़ने वाली अन्य सभी शक्तियों की सहायता से गरुण लोक पहुँचने वाला गरुण लोक की सीमा में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है, और अपने इन कमज़ोर पंखों की सहायता से उड़कर तुम वहाँ पहुँच पाओगे इसमें मुझे संशय है, क्योंकि गरुण लोक की सीमा को पार करके वही प्राणी अंदर प्रवेश कर सकता है जिसके पंखों में तूफान की मात करने वाली तेज़ी हो। ऐसा ही होगा। मैं गरुण लोक में प्रवेश भी करूंगा और अपने उद्देश्य में सफल होकर भी लौटूंगा, क्योंकि मेरे पंखों में तूफान की मात कर देने वाली तेज़ी आएगी। तुरंत ही वहाँ से उड़ा भोकाल शीघ्र ही अपनी जन्मभूमि परिलोक में नजर आया। भोकाल, कितना बड़ा हो गया तू? जब मैं तुझे अपनी गोद में खिलाती थी तो तू छोटा सा था। भोकाल, हमारा प्रिय भोकाल। परिलोक के राजकुमार भोकाल को वर्षों के बाद देखकर सजल हो गए थे सभी के नेत्र, जबकि भोकाल के नेत्रों में अभी भी अपने प्राण को पूरा करने की दृढ़ता नजर आ रही थी। अपनी कर्मभूमि की रक्षा के लिए अपनी जन्मभूमि से सहायता मांगने आया हूँ मैं। अपने भोकाल के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। बताओ भोकाल, कैसी सहायता चाहते हो? मुझे अपने परों में तूफान किसी गति से उड़ने की शक्ति चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप सब अपने परों की थोड़ी थोड़ी शक्ति मुझे प्रदान करें। भोकाल का कहना था कि परिलोक का बच्चा बच्चा क्या उठा, मेरे पैरों की शक्ति ले लो मित्र। मैं वृद्धा अपने अंतिम समय तेरे काम आ सकूंगी, ये तो मेरा सौभाग्य है। भोकाल ताता, मैं भी आप तो अपने पल की शक्ति दे दूंगा, और तब सभी से एक एक बूंद ले अपने परों में शक्ति का सागर भरकर उड़ चला भोकाल। सभी का धन्यवाद। किसी और सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच बताना भोकाल। अपने परों में भारी शक्ति का नमूना जल्दी देख रहा था भोकाल। वाह, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपने पंखों की सहायता से इतनी तेज भी उड़ सकता हूँ। अब थोड़ा सा प्रयत्न करने से ये हाल है, तो जब मैं अपने पंखों को पूरी शक्ति से फड़फड़ाऊँगा तो क्या होगा? अब देखता हूँ मैं कैसे प्रवेश नहीं कर पाता गरुण लोक में। अचानक झंझना कर रह गया भोकाल का सारा जिस्म। ओह, ऐसा लगा उसे जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया, उसके पंखों का एक एक कतरा उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला। शरीर को इस तरह झटका लगने का अर्थ है कि मैं गरुड़ लोक की सीमा के पास आ गया हूँ। यहाँ चारों तरफ अदृश्य किरणों की दीवार बनी हुई है, लेकिन यह दीवार मुझे नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अब मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ अपने पंखों की संपूर्ण शक्ति। अपने पंखों में बसी शक्ति के एक एक कतरे का प्रयोग करके लहराया भोकाल उस किरणों की दीवार को ऐसे पार कर गया जैसे मगरमच्छ तालाब की काई को पार करता है। लेकिन भोकाल के उस दीवार को पार करने ने इन भयानक और सतर्क आँखों में क्रोध का लावा भर दिया था। पलक झपकते ही भोकाल के सामने था उन भयानक आँखों का वह स्वामी जिसे देख कर पर्वत भी काँप उठे, फौलाद का कलेजा भी थर्रा जाए। उफ, इतना भयानक, इतना विशाल, कौन है ये? गरुणासुर, जो गरुण देवता से असीमित शक्तियाँ प्राप्त करके वर्षों बाद वापस लौटा है इस लोक के सिंहासन को हत्या कर यहाँ अपनी जाति गरुण राक्षस का राज कायम करने, और गरुणासुर अपना ये राज कायम करके रहेगा। गरुण राज के तुम जैसे गुप्तचरों को मृत्यु देकर। भड़ाक! उफ, इसे देखकर ज्ञात हुआ है कि गरुणों में भी राक्षस जाति होती है, और इसकी बातों से ज्ञात हो रहा है कि गरुण राक्षस जाति का ये सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस है, जो अपने देवता से कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त करके आया है। लेकिन यह इसका दुर्भाग्य है कि गरुण राज का गुप्तचर समझकर यह टकरा गया उस भोकाल से, जो इस गरुण लोक की धरा को गरुड़ों के लहू से रंगने आया। इसलिए सबसे पहले यह धरा जिस गरुण के रक्त से भीगेगी वह इस गरुणासुर का ही रक्त होगा। ओह,
ये अपने शरीर को अपने विशाल पंखों के अंदर छिपाकर तलवार के वार से बच रहा है। जब तक इसके विशाल पंख इसके साथ हैं तब तक इसे मारना आसान नहीं होगा, इसलिए इसके पंख काटने होंगे प्रहारा की मदद लेकर। अरे ये क्या, प्रहारा तो मेरे किसी विचार को साकार रूप नहीं दे पा रहा है। इसका तात्पर्य गरुड़ लोक के इस वातावरण में प्रहारा की शक्ति कार्य नहीं करेगी, और जब प्रहारा काम कर ही नहीं रहा तो मुझे इससे बचने और इस पर वार करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा, नहीं तो इसके वार मेरी सांसें बंद कर देंगे। उफ! गरुणासुर के वार जैसे जैसे भोकाल पर भारी पड़ रहे थे वैसे वैसे भोकाल की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मौत उसके करीब आ रही थी, लेकिन मौत को सैकड़ों बार मात करने में सफल हुआ था वह महाबली, तो फिर भला आज कैसे असफल होता। इसे खत्म करने का एक रास्ता दिखाई दिया है, और वो रास्ता इसके गले में पड़ा यह हीरा। लेकिन सिर्फ इस हीरे को हासिल कर लेने भर से कुछ नहीं होगा। इस हीरे का सही प्रयोग करने के लिए मुझे इस पर एक ऐसा सटीक वार करना होगा जिससे ये चीखने के लिए विवश हो जाएगा, और जैसे ही ये चीखने के लिए अपना मुंह खोलेगा वैसे ही इस हीरे को मैं इसके खुले मुंह में डाल दूंगा। और अब इस बात की प्रतीक्षा करूं कि इसके पेट में गया हीरा अपना कमाल दिखाता है या नहीं। अभी तक चिंतित नजर आता भोकाल कुछ क्षण बाद ही खुशी से नाच उठा। इसके हलक से उबलती चीखें बता रही हैं कि हीरे ने इसके पेट की आंतों को काटना शुरू कर दिया है। अब जल्दी इसकी चीखों के साथ ही इसका शरीर भी शांत हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगी उसे शांत होने में। धड़ाक! अब भोकाल के लिए वहाँ रुकना बेकार था। तेज़ी से वहाँ से उड़कर आगे बढ़ा भोकाल, लेकिन वह नहीं जानता था कि उस पर किसी की नज़र पड़ चुकी थी। गरुड़ गुप्तचर था वह, जो शीघ्र ही गरुड़राज के सामने था। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ स्वामी। भोकाल नामक वह पृथ्वीवासी घुसपैठ करके हमारे लोक में प्रवेश कर गया है, और निश्चय ही वह हमारे शत्रु गरुड़ राक्षसों से मिल गया है, क्योंकि मैंने उसे उसी वर्जित क्षेत्र में देखा है। गरुड़ राक्षस जिसमें छिपकर रहते हैं, उसकी मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। सारे लोक में घोषणा कर दो, वह यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। अपने राजा का आदेश जिस गरुड़ मानव ने सुना वही दौड़ पड़ा, और हर एक का लक्ष्य भोकाल था। उफ, ये तो सारा गरुड़ लोक ही मुझ पर चढ़ाया है। ऐसे में किस किस से लड़ूंगा, किस किस के वारों को प्रत्युत्तर दूंगा। उफ, आक्रमणकारी गरुड़ों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मैं इनसे लड़ते रहने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ रहकर लड़ना मेरी व्यवस्था है, क्योंकि जब तक मैं अंकित और उस जीवनदायिनी मणि को नहीं ढूंढ लेता यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसलिए अगर मुझे अपने आप को बचाए रखना है तो इन सब से निपटने का कोई उपाय खोजना होगा। लेकिन क्या कोई उपाय मुझे इतने सारे आक्रमणकारियों से एक साथ बचा सकता है? उफ! एक साथ कई हथियारों के वार से बचने के लिए भोकाल उस गुफा में जा घुसा, पर जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचा उसे पता चला कि गुफा में घुसकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। ओह, इस गुफा में घुसकर मैंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये आगे से बंद है। यहाँ से बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, और उस रास्ते से होकर गरुड़ मानव गुफा के अंदर आ रहे हैं मुझ पर आक्रमण करने के लिए। मुझे अब एक भीषण आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। गरुड़ मानवों की पदचापें नज़दीक आ रही थी। ठक ठक ठक! मौत की आहटें उसके सामने पहुंचकर थम गई, और भोकाल पर तन का भयंकर अस्त्र। लेकिन उससे ज़्यादा वे एक पल भी न ठहर पाए, और बिना हाथ उठाए बिना फूंक मारे चारों ज़मीन सूंघ रहे थे। भोकाल अवाक खड़ा मौत को गिरता देख रहा था। इनकी शक्ति इस गुफा में आते ही छीड़ क्यों हो गई? क्या कारण है? यहाँ सांस लेने के पर्याप्त वायु है, तो वो क्या चीज़ है जिसने इन्हें गिरा दिया? रोशनी। हाँ, यहाँ रोशनी नहीं है, यानी सूर्य का ताप ही इनकी शक्ति का कारण है। अंधेरा हमारी शक्ति छीन लेता है। अंधेरे में प्रवेश करते ही हम पंगु बन जाते हैं। अंधकार गरुड़ लोक के निवासियों को पंगु बना देता है। आक्रमणकारी सभी गरुड़ मानवों से एक साथ निपटने का ये एकदम सही उपाय है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब संपूर्ण गरुड़ लोक को अंधकार में डुबो दिया जाए। और ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये तो सोचना भी मूर्खता है। नहीं, ऐसा सोचना मूर्खता नहीं। मैं संपूर्ण गरुड़ लोक में अंधेरा कर सकता हूँ। मुझे तुरंत ही परिलोक से मानसिक संपर्क साधना होगा। भोकाल के मस्तिष्क से निकली उन मानसिक तरंगों का उत्तर उसे शीघ्र ही मिला। भोकाल, मैं परिलोक की रानी तुम्हारी बात सुन रही हूँ। धन्यवाद परी रानी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं जो कहना चाहता हूँ कृपया ध्यान से सुनिए। मानसिक संकेतों की मदद से भोकाल जल्दी जल्दी परी रानी को कुछ समझाता चला गया। कुछ क्षणों बाद थाड़ 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 बाहर उग्र गरुड़ मानवों की बड़ी भीड़ मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रही है। वे गुफा को तोड़ रहे हैं। इस गुफा में रोशनी पहुँचते ही वे मुझे नोच खाएंगे, और ऐसा हो भी जाएगा अगर परी रानी कामयाब नहीं हो पाई तो। थाड़ थाड़ थाड़! गुफा से बाहर झांकती भोकाल की चिंतित निगाहों में अचानक खुशी की लहर दौड़ती चली गई।
और उस खुशी का कारण था बाहर फैलता हुआ अंधेरा, और उस अंधेरे के फैलने का कारण था परियों का वह झुंड जो गरुण लोक और सूर्य के बीच अपने पंख फैला रहा था। और जैसे जैसे परियों के उस झुंड के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे गरुण लोक में फैलता अंधकार गहरा और गहरा होता चला जा रहा था। और जैसे जैसे अंधकार गहरा होता चला जा रहा था, वैसे वैसे गरुड़ मानवों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। आ बचाओ आ! जल्द ही वह समय आया जब सूर्य और गरुण लोक के बीच मौजूद परियों के झुंड की संख्या इतनी अधिक हो गई कि सूर्य की एक भी किरण गरुण लोक की धरती तक नहीं पहुंच पाई। गरुण लोक के चप्पे चप्पे पर घुप अंधेरा छा गया। तड़प उठे गरुण लोक वामी। गरुण मानवों की हालत बता रही है कि उनके पैरों में इतनी शक्ति नहीं कि वे खड़े रह पाएं। अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलकर यहाँ जल्दी अंकित और जीवनदायिनी मणि को ढूंढ लेना चाहिए। बेरोक टोक आगे बढ़ता भोकाल जल्दी गरुण लोक के राजमहल में प्रवेश कर रहा था। अंकित और जीवनदायिनी मणि इसी महल में कहीं होगी, लेकिन इतने बड़े राजमहल में कहाँ होगी ये जानने के लिए सामने बेहाल पड़े गरुण राज से पूछताछ करनी होगी। मुझे राजकुमार अंकित और जीवनदायिनी मणि चाहिए। बोलो, वे दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ये नहीं हम देंगे पृथ्वीवासी, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर पाकर भी तुम यहाँ से वापस नहीं लौट पाएगा। गरुण लोक में अशांति फैलाने का जो अपराध तुमने किया उसका दंड तुम्हें गरुण गुरु अवश्य देगा। तुम्हारे सम्राट ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी पृथ्वी पर जो विनाश मचाया था, तुम्हारे लोक की अशांति उसी का उत्तर है। सम्राट गरुड़राज को वह सब करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे लोक के दुष्ट राजकुमार अंकित ने सम्राट के पुत्र गरुण कुमार का न सिर्फ अकारण वध कर दिया बल्कि उसके शव को भी गायब कर दिया। ये सब झूठ है। पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए तुमने ही यह मनगढ़ंत कहानी बनाई है। हमारी बात अक्षरश सत्य है और इसका प्रमाण है राजकुमार अंकित के ये 2 बाण, जिन पर लगा रक्त आज भी चीख चीख कर कह रहा है कि यही 2 बाण गरुण कुमार की मृत्यु का कारण है। पहचानो इन्हें। ये बाण तो राजकुमार अंकित के ही हैं, परंतु ये साधारण बाण तुम्हारे शक्तिशाली गरुण कुमार की मृत्यु का कारण कैसे बन सकते हैं, जबकि हमारे लोग के सैनिकों द्वारा चलाए गए सैकड़ों हजारों तीर तुम्हारे साधारण गरुण सैनिक तक का कुछ न बिगाड़ पाए। उफ! दोनों बाणों को बड़े ही ध्यान से देखता भोकाल अचानक ऐसे चिऊका मानो उसके हाथ में थमे बाण अंगारों में बदल गए हों। दूसरे ही क्षण उत्तेजना से भरा हुआ भोकाल गरुण गुरु की तरफ पलटा। ये दोनों बाण राजकुमार अंकित के अवश्य हैं, परंतु उनमें ऐसी शक्तियाँ भरी हुई हैं जिन्हें मेरी तरह तुम्हारी आंखें भी देख लें तो जैसे सारा षड्यंत्र मेरी समझ में आया वैसे ही तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। भोकाल ने तेजी से दोनों बाणों को गरुण गुरु के हाथों में थमा दिया। कुछ क्षणों बाद ही गरुण गुरु की आंखों में भी आश्चर्य और अविश्वास का तूफान हिलोरे मार रहा था। ओह नहीं, सचमुच सब कुछ शीशे की तरह साफ था गरुण गुरु की आंखों के सामने। क्षमा करना भोकाल, वास्तव में हम गरुण मानवों से बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन ना तो हम पृथ्वी पर किए गए विनाश की भूल को सुधार सकते हैं और ना राजकुमार अंकित को यहाँ लाने की भूल को। क्या कहना चाहते हो तुम? कहीं तुमने अंकित को मार तो नहीं? नहीं, हमने अंकित को नहीं मारा है, लेकिन इस समय वह जहाँ है उसे अब वहाँ से कोई बचा कर नहीं ला सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है अंकित? अपने सहयोगियों को सूर्य के सामने से हटने का आदेश दो, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि राजकुमार अंकित कहाँ है। भोकाल ने भोकाल ने परी रानी से मानसिक संपर्क बनाकर उन्हें सूर्य के सामने से हटने का आदेश दिया, और जब परियां सूर्य के सामने से हट गईं तब नजर आया राजकुमार अंकित वहाँ सूर्य की कक्षा के अंतिम चरण में। उसके शरीर के ऊपर तुम जो आवरण देख रहे हो ना, वह अभी तक उसे सूर्य के ताप से बचाए हुए है, परंतु अब वह ऐसा नहीं कर पाएगा। सूर्य की कक्षा के अंतिम चरण का भीषण ताप उस आवरण को शीघ्र ही पिघला देगा, और जैसे ही वह आवरण पिघलेगा राजकुमार अंकित का शरीर पलक झपकते ही राख हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उसे कोई नहीं बचा सकता। सूर्य की अंतिम कक्षा तक किसी का भी पहुंचना असंभव है, क्योंकि सूर्य की कक्षा के प्रथम चरण में ही प्रवेश करने का अर्थ है भुनगे की तरह भुन जाना। इस असंभव को मैं संभव कर दिखाऊंगा, और उसके लिए मुझे चाहिए बहुत से पंख। हमारे गरुण लोक में गरुण मानवों की मृत्यु के पश्चात उनके परों को सुरक्षित रख लिया जाता है, लेकिन तुम उनका क्या करोगे? शीघ्र ही पता चल जाएगा। आओ। हैरान भोकाल के पीछे लपका गरुण गुरु कुछ क्षणों बाद ही आंखें फाड़े उस भोकाल को देख रहा था जो सैकड़ों पंखों को अपने शरीर पर लपेटे तूफान की तेजी से बढ़ रहा था सूर्य की कक्षा के उस अंतिम चरण की तरफ। और जल्दी उसे पता चल गया कि वहाँ पहुँचना असंभव क्यों था। ओह, सूर्य की कक्षा के पहले चरण में प्रवेश करते ही परों का जलना आरंभ हो गया। परंतु मुझे अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को इतने अधिक पंखों के नीचे छिपा रखा है कि सूर्य का ताप तब तक मेरे शरीर तक नहीं पहुँचेगा जब तक मैं इस कक्षा के अंतिम चरण तक पहुंचकर अंकित को बचाकर नहीं ले आता। ओह,
अचानक भोकाल के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। उसकी सोच से कहीं अधिक तेज था सूर्य का ताप। उफ, ये क्या हो रहा है? मेरे अनुमान से बहुत पहले ही भीषण ताप ने परों को जलाना आरंभ कर दिया। मैं तो इनके बल पर तीसरे चरण में पहुंचने की सोच रहा था, जबकि ये तो दूसरे चरण के बीच में ही तेजी से चलना आरंभ हो गए। अब अगर मैं यहाँ से तिल भर भी आगे बढ़ा तो मेरा यह प्रयास आत्महत्या करने के समान होगा, क्योंकि मुझे वापस लौटने के लिए भी परों की आवश्यकता होगी। तो क्या मैं वापस लौट जाऊँ? नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। अंकित को बचाने वाला आवरण अब धीरे धीरे पिघलने लगा है। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह पिघल जाएगा। यानी अंकित को बचाने के लिए मेरे पास कुछ ही क्षण बाकी है, और इन क्षणों में मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्या बिना आगे बढ़े भी मैं अंकित को बचा सकता हूँ? हाँ, बचा सकता हूँ। मैं बिना आगे बढ़े भी अंकित को बचा सकता हूँ, और ऐसा मैं करूँगा अपने प्रहारा से, जो गरुण लोक में तो कार्य नहीं कर रहा था, परंतु गरुण लोक से दूर वायुमंडल में अवश्य कार्य करेगा। और इस समय प्रहारा से कार्य लेने का सबसे उपयुक्त उपाय यह है कि मैं इसे शिकंजा बनाकर उससे उस पिघलते आवरण में बंद अंकित को पकड़ लूँ और उसे यहाँ से लेकर ऐसे भागूं जैसे बिल्ली चूहे को लेकर भागती है, क्योंकि अब सूर्य के भीषण ताप को मैं अपने शरीर पर अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए इससे पहले कि मेरे शरीर पर मौजूद अंतिम पर भी जलकर गिरे, मुझे सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाना चाहिए। उफ, सही समय पर बाहर निकल आया, वरना मेरे वास्तविक परों ने आग पकड़ी ली थी। अंकित को मैंने पा लिया, लेकिन इस रहस्य का पर्दाफाश करने विकासनगर पहुंचने से पहले मुझे एक बार फिर गरुड़ लोक जाना होगा, क्योंकि वही मिल सकती है मुझे जीवनदायिनी मणि। भोकाल इस बार मित्रता के माहौल में गरुड़ लोक पहुंचा। हमारे परम शत्रु गरुड़ राक्षस विजेता भोकाल का स्वागत है। यह स्वागत दर्शाता है कि इनके गुरु ने इन्हें सब कुछ बता दिया है। भोकाल को गरुड़ लोक में स्वागत में फूल तो मिले, लेकिन वह जीवनदायिनी मणि न मिली जिसके लिए वह वापस गरुड़ लोक आया था। हमें दुख है मित्र भोकाल कि जीवनदायिनी मणि हमारे लोक में नहीं है, क्योंकि जीवनदायिनी मणि हमारे पुत्र गरुण कुमार के शरीर में स्थापित है, और तुम जानते हो हमारा पुत्र किन दुष्टों की कैद में है। ओह, तब अब तक तो उन्होंने जीवनदायिनी मणि प्राप्त कर ली होगी। नहीं, क्योंकि उस मणि के प्रभाव से कुमार की आत्मा 3 दिन तक उनके शरीर में रहेगी, और जब तक कुमार की आत्मा उनके शरीर में है तब तक अगर किसी ने वह जीवनदायिनी मणि प्राप्त करने की कोशिश की तो वह मणि नष्ट हो जाएगी। कुमार की आत्मा के शरीर से मुक्त होने के पश्चात ही उस मणि को पाया जा सकता है। इसलिए उन दुष्टों ने कुमार के शरीर को गायब किया, क्योंकि वे जानते हैं कि 3 दिन पश्चात वे स्वयं ही मणि के स्वामी बन जाएंगे। और ऐसा कल सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह कुमार को मरे 3 दिन पूरे हो जाएंगे। कल सुबह न सिर्फ जीवनदायिनी मणि हमसे छिन जाएगी, बल्कि हमारा पुत्र भी सदा के लिए हमसे छिन जाएगा। एक बार फिर आंसुओं से भरती चली गई गरुड़राज की आंखें, लेकिन इस बार भोकाल जैसा महाबली उसके आंसू पहुँचने के लिए वहाँ मौजूद था। धीरज रखो गरुड़राज, भोकाल तुम्हें वचन देता है, न तुमसे जीवनदायिनी मणि छिनेगी और न तुम्हारा पुत्र। कल सुबह से पहले वे दोनों तुम्हारे सामने होंगे। राजकुमार अंकित के साथ भोकाल को वापस लौटा देखकर सबसे ज़्यादा खुशी नाग सम्राट को हुई। ओ मित्र भोकाल, मैं जानता था गरुण लोक को तबाह करके तुम अवश्य सफल होकर वापस लौटोगे। गरुण लोक को नष्ट करके तुमने अद्वितीय कार्य किया। इस खुशी में आज नागलोक में खुशी के दीपक जलाए जाएंगे, जश्न मनाया जाएगा, और नागलोक में होने वाले जश्न का मुख्य अतिथि गरुण लोक विजेता मेरा मित्र भोकाल होगा। राजकुमार अंकित के साथ तुरंत ही नागलोक चलने की तैयारी करो मित्र। उसी रात उत्सव का सा माहौल था नागलोक में। प्रत्येक नागमानव जश्न मना रहा था, और उस जश्न में मुख्य अतिथि के रूप में भोकाल भी वहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन भोकाल के वहाँ पहुँचने से किसी को सख्त हैरानी थी। भोकाल को आप यहाँ क्यों ले आए नाग सम्राट? जब आपको पता चल ही गया था कि भोकाल को मोहरा बनाकर गरुण लोक को समाप्त करने का हमारा षड्यंत्र सफल हो गया है, तो उसे आपको उसी समय समाप्त कर देना चाहिए था। तू मूर्ख है नागसेन, तू आज भी वैसी ही मूर्खता भरी बातें कर रहा है जैसे उस दिन कर रहा था, जिस दिन तू भोकाल के हाथों हमारे लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा नागवीर के मारे जाने का समाचार लेकर आया था। याद कर, उस दिन भी तूने आज की तरह कहा था कि हमें अपने सैकड़ों नाग योद्धाओं के साथ पृथ्वीवासी भोकाल पर आक्रमण करके उसे हमारे योद्धा की हत्या का दंड देना चाहिए। हाँ सम्राट, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सभी नाग योद्धाओं ने तुम्हारी बात का समर्थन किया था, परंतु हमने तुम सबको रोककर कहा था, नहीं, हमारे परम शत्रु गरुण मानवों की तरह पंख धारक भोकाल जैसे महाबली और शक्तिशाली पृथ्वीवासी का अगर हमने अभी मार दिया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि वह जीवित रहकर हमारे काम आ सकता है। हम उसके बल पर न सिर्फ अपने कट्टर शत्रु गरुण मानवों को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति और जीवनदायिनी मणि भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भोकाल हमारी बात क्यों मानेगा? हमारे कहने पर गरुण लोक पर आक्रमण क्यों करेगा? वह वही करेगा जो मैं कहूँगा। आज के बाद भोकाल एक ऐसा मोहरा होगा जो अपनी हर चाल मेरे इशारे पर चलेगा।
तुम बस गरुण लोग यह सूचना भिजवाने का प्रबंध करो कि हम उनसे संधि वार्ता करना चाहते हैं। मैं जानता था शांति प्रिय गरुणराज संधि वार्ता के लिए तुरंत राजी हो जाएंगे और अपने पुत्र गरुण कुमार को संधि वार्ता के लिए भेज देंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि सब कुछ मेरी बनाई योजना के अनुसार हो रहा है। और मेरी योजना का अगला चरण था राजकुमार अंकित के हाथों गरुण कुमार को मरवाना। तभी तो मैं ऋषि योगेश्वर के रूप में उनके आश्रम में अंकित के पास पहुंचा था। मैंने उसके 2 बाड़ों में अपनी अत्यंत घातक नागशक्ति भरी और फिर राजकुमार अंकित को मजबूर कर दिया कि वह उन तीरों को गरुण कुमार पर चलाए। राजकुमार अंकित ने वैसे ही किया। घातक नागशक्ति के प्रहार से गरुण कुमार कहाँ बच पाता। वह मृत होकर नीचे आ गिरा। फिर क्या था, मैंने राजकुमार अंकित को वहाँ से भगाया और स्वयं गरुण कुमार की लाश लेकर अदृश्य हो गया। उस समय मैंने राजकुमार अंकित के दोनों बाण उसी जगह इसलिए फेंक दिए थे ताकि गरुण मानव जान सके कि उनके कुमार की हत्या किसने की है। उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। गरुण राज ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मैंने भोकाल की सहायता की। अगर मैं चाहता तो भोकाल गरुड़ राज को पृथ्वी पर ही समाप्त कर सकता था, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देता तो उसके हाथों संपूर्ण गरुड़ लोक को समाप्त करवाने की मेरी योजना भी समाप्त हो जाती, क्योंकि ना तब गरुड़राज राजकुमार अंकित को ले जाने में सफल हो पाता और ना भोकाल उसे वापस लेने और गरुड़ लोक को तबाह करने गरुड़ लोक जाता। अब बता, अगर उस दिन मैंने तेरी बात मानकर अपने कुछ नाग योद्धाओं को भेजकर भोकाल को समाप्त करवा दिया होता तो आज का जीवन दायिनी मणि धारक गरुण कुमार हमारे महल में पड़ा होता? क्या गरुण लोक सदा के लिए समाप्त हो गया होता? कल सुबह होने के साथ ही जीवन दायिनी मणि भी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि कल सुबह मृत गरुण कुमार की आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी। और रही भोकाल की बात, तो मैं उसे यहाँ लाया ही समाप्त करने के लिए हूँ। जश्न पूरा होने के बाद जैसे ही वह और राजकुमार अंकित सोएंगे, तुम अपने नाग योद्धाओं के साथ उन्हें काट कर अपने अरमान पूरे कर सकोगे, क्योंकि मेरा खेल अब खत्म हो चुका है और मेरा नियम है खेल खत्म हो जाए तो मौर्य को भी खत्म कर दो। हा 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 हा। कभी कभी ये नियम टूट भी जाता है नाग सम्राट, कभी कभी मौर्य ही खेल खत्म करता है। भोकाल, तुमने सब सुन लिया है? हाँ, लेकिन ये सब षड्यंत्र तुम्हारा रचा गया है, ये मैं पहले ही समझ गया था। तुम्हारे साथ नागलोक आने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं ये जान सकूं कि गरुण कुमार का शरीर तुमने कहाँ रखा हुआ है। गरुण कुमार का शरीर तुम्हारे महल में है, ये मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैंने अंकित को उसे लेने भेज दिया। और मैं यहाँ तुझे यह बताने आ गया कि षड्यंत्रों का खिलाड़ी कितना भी माहिर क्यों ना हो, उसे मात खानी ही पड़ती है। तुम भी मात खा गए नाग सम्राट, और तुम्हें मात खिलाई राजकुमार अंकित के उन बाड़ों ने जिसमें तुमने अपनी नाग शक्ति भरी थी। गरुण कुमार को लेकर नागलोक पहुंचने के चक्कर में तुमने उन नाग शक्तियों को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन बाड़ों में बसी उन नाग शक्तियों को देखकर कोई बच्चा भी समझ सकता था कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। तू सब कुछ जान गया, ये अच्छी बात है भोकाल, लेकिन मात मैंने अभी भी नहीं खाई है, क्योंकि तेरे हाथों में गरुण लोक को समाप्त करवाने में सफल हो चुका हूँ। रही बात तेरी, तो अपने इस लोक में तुझे समाप्त करने में मुझे कितनी देर लगेगी? न गरुण लोक का कुछ बिगड़ा और न गरुड़ मानवों का बाल बाका हुआ है। अदृश्य को सदृश्य कर देने वाली अपनी मणि की सहायता लेकर देखेगा तो तुझे मेरी बात का प्रमाण मिल जाएगा। हड़बड़ा गए नाग सम्राट ने अपनी नाग मणि निकालकर अपने हाथ में ले ली तो हक्का बक्का रह गया वह। ओह नहीं, उफ! उसकी फटी फटी आंखों को गरुड़ मानवों का झुंड वहाँ दिखाई दे रहा था। देख लिया नाग सम्राट, गरुण राज के नेतृत्व में गरुड़ मानव अदृश्य रूप में मेरे साथ ही नागलोक में आए थे, लेकिन सफलता के नशे में चूर तेरी और तेरी प्रजा की आंखें इन्हें ना देख पाईं। अब तक तो इन गरुड़ मानवों ने नशे में चूर तेरे आधे से अधिक नाग योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया होगा। अब बता, किसने खाई मात, तूने या मैंने? मात तो तुझे ही मिलेगी भोकाल, क्योंकि मेरी इच्छाधारी शक्ति के सामने न गरुड़ मानव ठहर पाएंगे और ना तू। यह विषाग्नि तुझे पिघला कर धरा पर बिखेर देगी। भोकाल के साथ अपनी शक्तियों का खेल बहुत खेल चुका तू, अब बारी ये भोकाल के खेलने की, इसलिए बंद कर ले अपना ये भाड़ सा मुँह, ताकि मैं इसे आराम से काट सकूं। ओह, इस पर तो मेरी तलवार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साथ ही यह प्रहारा के शिकंजे को तोड़कर मुझ पर वार भी कर रहा है। यह इच्छाधारी रूप है भोकाल, जिसे प्राप्त करते समय मेरी इच्छा थी कि ये किसी से ना कटे, और देख नहीं कट रहा, इसलिए छोड़ इसे काटने की कोशिश और कर नागलोक की मिट्टी से मिलने की तैयारी। उफ भोकाल! भोकाल की सहायता को जो गरुड़राज आगे बढ़ा तो उसका हर्ष भोकाल से भी ज़्यादा बुरा हुआ। फड़ाक! वैसे तो इसके बाद मरने की बारी तेरी ही थी, लेकिन लगता है कि तेरा भी इसके साथ ही मरने की इच्छा है।
ले, मैं पूरी किए देता हूँ तेरी ये इच्छा। बचो करुणराज, इसके भयानक विष से बचो। हा 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 हा। तुम दोनों की आत्माएं कब तक खैर मनाएंगी? मेरे विष का शिकार तो तुम्हें बनना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ के सारा वातावरण को ऐसे विष से विषायुक्त कर रहा हूँ जो तुरंत ही तुम पर प्रभाव डालेगा। उफ, ये सही कह रहा है मित्र। इसके वातावरण में विष फेंकते ही मैं अपनी सांस रुकती महसूस कर रहा हूँ। कुछ करो इसे रोकने के लिए। गरुड़राज के कहने से पहले ही भोकाल सोचने लगा था। सारे नागलोक में सिर्फ यही इच्छाधारी है। इसका तात्पर्य इसके पास अवश्य कोई शक्ति होगी जो अन्य मानवों के पास नहीं है, और वह शक्ति निश्चय ही वह नागमणि होगी जो नागों को इच्छा शक्ति प्रदान करती है। अगर वह नागमणि नष्ट हो जाए तो इसकी इच्छाधारी शक्ति भी नष्ट हो सकती है, लेकिन उस मणि को नष्ट करने से पहले ये पता करना होगा कि वह मणि इसके शरीर में है कहाँ, क्योंकि मणि तो कहीं नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर वह मणि इसके शरीर में ही कहीं छिपी है तो उसे नज़र आना ही होगा। भोकाल के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता बता रही थी कि उसने मणि ढूंढने का कोई रास्ता ढूंढ लिया था। तभी तो उसने गरुड़राज को दिया था वह आदेश, अपने पंखों से ऐसा तूफान चलाओ गरुड़राज कि यहाँ मौजूद हर मशाल बुझ जाए। भोकाल क्या चाहता था ये तो गरुड़राज की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वैसे ही किया जैसा भोकाल ने कहा। मशालों के बुझाने के लिए उसने अपने पंख फड़फड़ा दिए। तुरंत ही बुझ गई वे मशालें जिनके जलने से रोशन था वहाँ का वातावरण। पल भर के लिए वहाँ ऐसा अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दिया। लेकिन ऐसे अंधेरे में भी एक चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और वो चीज़ थी नागमणि। वह नागमणि ही चमक रही है भोकाल। यही अंधेरा करने का मेरा उपाय सफल हो गया। नागमणि सामने है, अब उसे नष्ट करने में देर करना मुक्ता होगी। भोकाल की तलवार से तुरंत ही अंधेरे को चीरकर लपलपाई ज्वाला शक्ति, और पलक झपकने से पहले ही पहुंची अपने लक्ष्य तक। फड़क्यू आ! लेकिन ज्वाला शक्ति सिर्फ नागमणि की नहीं, बल्कि उसके धारक के नाश का कारण भी बन गई। आ! उधर गरुण मानवों की मदद से अंकित ने गरुण कुमार के शरीर को ढूंढ लिया था। आ आ! तुरंत ही जीवनदायिनी मणि की मदद से गरुण कुमार को जीवित कर लिया गया। पिताश्री। और फिर वापस विकास नगर पहुंचकर रानी मोहिनी और सेनापति प्रवीण कुमार को भी जीवित कर लिया गया। फिर गरुड़राज के साथ सभी गरुड़ मानव अपने लोग वापस लौट गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक चांडाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।